हाँ चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आपने इतने अलग अलग मेथड लिखे थे इसके। आ, अब चलो इसको लिखना शुरू करते हैं जरा। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखेंगे, लिखो अप्रोच वन, इसका नाम है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच। लिखिए इसमें फॉर्मूला, लिखो बेटा के ई इक्वल्स टू डी अपॉन पी जीरो। के ई इक्वल्स टू डी अपॉन पी जीरो, वेयर के ई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, या डी वन लिख दो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। पी जीरो का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। लिखिएगा इफ डिविडेंड is expected to be constant forever, then dividend price approach should be used. Dividend price approach should be used. दूसरा लिखेंगे बेटा अप्रोच टू, इसका नाम है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसमें लिखिएगा if earning per share is expected to be constant forever, then earning price approach is used. फॉर्मूला होगा के ई इक्वल्स टू ई अपॉन पी जीरो, वेयर ई हो जाएगा करेंट अर्निंग प्राइस, पी हो जाएगा
मार्केट प्राइस पर शेयर। तीसरा लिखिए बेटा, अप्रोच 3। इसका नाम है ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। इसमें लिखिए दिस अप्रोच assumes that rate of dividend growth remains constant for existing share के ई होगा D1 अपॉन P0 प्लस G, where D1 बराबर D0 इंटू 1 प्लस G। D0 इक्वल्स टू लास्ट डिविडेंड, P0 हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, G हो जाएगा कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। सिचुएशन 2 लिखो, फिर मैं समझाना शुरू करूं। सिचुएशन 2 नहीं, फॉर न्यूली इशूड शेयर। फॉर न्यूली इशूड शेयर K equals to D1 upon P0 minus F plus G, where D1 equals to next dividend, P0 है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, F का मतलब हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, G का मतलब हो जाएगा ग्रोथ रेट। G का मतलब हो गया ग्रोथ रेट।
चलो देखो, अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, कॉपी कर लिए सबने? अब सुनो, जब बताऊंगा तब लिखना है, वरना एकदम ध्यान से सुनते जाना है। देखो क्या क्या। सबसे पहले अब यहां से देखो, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये कोई कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, इसके शेयर खरीद लिए ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, इन लोगों ने शेयर खरीद लिए। तो अब बताओ बेटा, अब मैं एक ऐसे डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए यहां पे शेयर खरीदे, तो अब क्या होगा, कंपनी एक साल बिजनेस करेगी, अपना जैसा प्रॉफिट आया होगा वैसा डिविडेंड ए बी सी डी को दे देगी। एक डिविडेंड दिया उसने, फिर नेक्स्ट ईयर बिजनेस होगा, जो भी पैसा आएगा डिविडेंड दे देंगे दोबारा से। फिर बेटा फिर बिजनेस करेंगे, फिर जो आएगा फिर डिविडेंड बांट देंगे। अब है क्या, बताओ, ये जो डिविडेंड दिया गया, सोचना, ये जो डिविडेंड दिया गया, ये शेयर होल्डर के लिए तो बेनिफिट है, कंपनी के लिए तो यही कॉस्ट हो गई ना। इक्विटी वालों से पैसे लेने की ये कॉस्ट हो गई ना, शेयर, है ना बेटा। तो ये कॉस्ट हो गई, तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है किसका, इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वही होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग के ई बोलते हैं, के फॉर कॉस्ट, ई फॉर इक्विटी। अब पहले बताओ, इतनी बात समझ में? ये टॉपिक लंबा है बेटा, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। क्या बोला मैंने? आप लोग मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो मैं जो कमाऊंगा आप लोगों में बांट दूंगा। अगर आप लोग ना होते तो सब मेरा होता, आप लोग हो तो इसलिए बांट देना पड़ेगा। तो जो आपको दिया वो आपके लिए फायदा होगा, डिविडेंड होगा, मेरे लिए तो खर्चा है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुआ। अच्छा, अब अगली बात बताओ। ये मैंने एक बात बताई, धीरे धीरे करके समझेंगे। दूसरी बात, अब बताओ बेटा, कंपनी ने पहले साल डिविडेंड दिया, दूसरे साल दिया, तीसरे साल दिया, चौथे साल दिया, ऐसे करके अब ये जो कंपनी है ये पता नहीं कब तक काम करेगी। तो जब तक कंपनी रहेगी तब तक उसका इक्विटी शेयर होल्डर होगा, तब तक डिविडेंड देना होगा, देना होगा ना। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या होता है। अब मैं उसकी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रहा हूं। प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर हम ये निकालना चाहें इक्विटी की कॉस्ट होती क्या है, अगर हम ये निकालना चाहें बेटा इक्विटी की कॉस्ट होती क्या है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों निकालना बड़ा मुश्किल है? इसलिए बेटा कि हम यहां डिविडेंड देंगे, यहां डिविडेंड देंगे, यहां डिविडेंड देंगे, यहां डिविडेंड देंगे, जैसे जैसे कंपनी चलेगी उतने दिन तक हम डिविडेंड देंगे। तो बेटा जो कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो वो, जैसे नेस्ले कंपनी 100 ईयर से भी पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी कंपनी पता नहीं कितने दिन काम कर सकती है, इनफाइनाइट ईयर्स तक, और तब तक हम डिविडेंड देंगे ना। तो अब इनफाइनाइट ईयर्स में जो हम डिविडेंड देंगे इक्विटी पे, वही तो हो गई ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हो गई कि नहीं? ठीक है, अब बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई? इनफाइनाइट ईयर्स तक जो, अरे कंपनीज लॉ में क्या पढ़ते हो, मेंबर्स कम एंड गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, पढ़ते हो ना। अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी जब चलेगी तो कंपनी कमाएगी, कमाएगी तो डिविडेंड बांटेगी, तो जो बांटेगी वही तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फायदा है। तो अब ये डिविडेंड जाता है इनफाइनाइट टाइम्स, तो डिविडेंड को आखिर हम निकालें कैसे? जो हमने डिविडेंड दिया वही हमारी कॉस्ट होती है, उसको हम निकालें। अच्छा, उसको निकालें कैसे? एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि हाउ टू कैलकुलेट, इसको निकालें कैसे, कैसे निकालें। और दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात ये, इसमें सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है ना। बताओ, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे वो निश्चित है, कितना देंगे वो भी निश्चित है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देंगे, दिस इज सर्टेन, कितना देंगे दिस इज ऑल्सो सर्टेन। इक्विटी पे कितना डिविडेंड देंगे, देंगे भी कि नहीं देंगे, इट इज अनसर्टेन, है कि नहीं? तो अब बताओ, जो चीज निश्चित नहीं है, जो चीज इनफाइनाइट है, उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है।
उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि ये मुश्किल है इसीलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ये 5 अप्रोचेस लगी बेटा। हर अप्रोच में कुछ एज्यूम कर लिया गया है कि ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट ऐसे कर करके, तो वही हम ये 5 अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। बताओ समझ में आ रही बात? क्यों इसके 5 फॉर्मूले हैं? क्योंकि कुछ निश्चित ही नहीं है। जब कुछ निश्चित हो तो एक फॉर्मूला हो, उससे आंसर आ जाए। तो आप देखो पहला क्या है, पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। पहली अप्रोच क्या है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। रटने में तो एकदम आसान, डिविडेंड ऊपर लिखो, प्राइस नीचे, जो निकल के आ गया वही हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड प्राइस में डिविडेंड ऊपर प्राइस नीचे, अर्निंग प्राइस में अर्निंग ऊपर प्राइस नीचे। समझ आए? लेकिन अब जरा समझते हैं, देखो चलो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। डिविडेंड न्यूमरेटर में लिखोगे और प्राइस डिनोमिनेटर में। जो आएगा वही क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, लेकिन इसमें अच्छा, अब पहली बात, सर हम एग्जाम में कौन सा लगाएंगे? तो सुनो बेटा, सवाल आया उसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, केवल डिविडेंड दिया है, केवल प्राइस, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच ही लगेगी। समझ पा रहे हो? उतना ही डेटा देगा जिससे कोई एक अप्रोच लग पाएगी। दूसरा, सवाल में अर्निंग दी है और प्राइस, तो कौन सी अप्रोच लगेगी? अर्निंग प्राइस अप्रोच। ये तो एग्जाम वाली बात हो गई। अब थोड़ा लॉजिक पे आते हैं। तो लॉजिक देखो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या कहती है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच कहती है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में यह मान लिया जाता है कि डिविडेंड हमेशा के लिए एक बराबर होगा। क्या बेटा? डिविडेंड इज कांस्टेंट, डिविडेंड कांस्टेंट है। डिविडेंड कांस्टेंट है। क्या इसका मतलब हुआ? आओ मेरे डायग्राम पे। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर 10 रुपए का डिविडेंड यहां दिया गया, तो वही 10 रुपए हर एक शेयर पे यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां तक देंगे। तो इसकी ये अजम्पशन है कि हमें देना कितना पड़ेगा? 10 रुपए। अरे ये बताओ मुझे, मैंने 3 लाख का लोन लिया, 3 लाख का लोन लिया, मुझे 30,000 इंटरेस्ट के देने पड़े, तो उसका कॉस्ट कितना आया? 10%। तो यहां भी तो वही हो रहा है। देखो, इन्होंने मान लिया डिविडेंड एक बराबर जाएगा, तो कॉस्ट कितनी आई? 10 रुपए। और मान लो इक्विटी शेयर बाजार में चल रहा है 50 रुपए का, तो डिवाइडेड बाई 100 आ तो गई कॉस्ट। समझ पा रहे हो? परसेंटेज ही तो निकाला जा रहा है। तो इस अप्रोच की एक अजम्पशन है, इस अप्रोच की एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? अजम्पशन ये है बेटा कि डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट। डिविडेंड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कब तक? जब तक कंपनी है तब तक। अब आप बताओ, इज इट लॉजिकल? क्या ये लॉजिकल है? किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें डिविडेंड एक बराबर हो? महंगाई आ रही है, हमें तो ज्यादा पैसा चाहिए ना, आज से ज्यादा कल, कल से ज्यादा परसों, उससे ज्यादा अगली बार, है ना? तो ये उचित नहीं है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ गया डिविडेंड ये है, प्राइस ये है, निकाल के बताओ, तो कोई समस्या नहीं। डिविडेंड लिखो न्यूमरेटर और प्राइस लिखा डिनोमिनेटर, जो निकल के आ गया दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आई? क्या खास बात है? कब लगाओगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच? जब क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में? डिविडेंड और प्राइस। आगे बढ़ो, क्या इसमें खास बात है? ये देखो हमने यहां लिखवाया, इफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट फॉरएवर, फॉरएवर मतलब इनफाइनाइट ईयर्स के लिए, तब ये क्या हो जाएगी? तब इसको बोलेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अच्छा, क्वेश्चन सभी करते हैं, क्वेश्चन इन सब पे नहीं आते, क्वेश्चन सारे इस पे आते हैं। दूसरा, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या है? सुनिए, पिछली क्लास में पढ़ाया था। आओ इस चार्ट पे, ये देखो कैसे बताया था। सबसे पहले कोई कंपनी सेल करती है, जो पैसा आएगा वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेंगे, तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट करेंगे ईबीआईटी, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स की पेमेंट करवा दी अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, सीडीटी दे दी। अब ये जो पैसा बचा यही अर्निंग है इक्विटी वालों के लिए।
बोलो बेटा, यही अर्निंग है इक्विटी वालों के लिए। अब यहां से देखो, अब मान लो हम कोई रिजर्व न बनाएं तो यही अर्निंग बट जाएगी। बोलो बेटा, यहां एक अजम्पशन है कि जितना अर्निंग आएगी सब बांट देंगे, देयर विल बी नो रिजर्व एंड सरप्लस, सब बांट देंगे। तो अब ऐसे समझाने के लिए, मान लो 1 लाख की अर्निंग आई, मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, तो डिवाइड कर दिया, हर शेयर पे 100 रुपया आया। ठीक है, इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है, ये हो गया ईपीएस। अब आगे देखिएगा, ये है ईपीएस। तो यहां क्या कहा जाता है, इस अप्रोच में कहते हैं अर्निंग ऊपर लिखो, प्राइस नीचे लिखो, और इनका जो रेशियो आएगा यही हो जाएगा अर्निंग प्राइस अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और यहां ये अजम्पशन है कि जो अर्निंग है वो इनफाइनाइट ईयर्स तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बताओ, कहीं से लॉजिक बैठता है इस पे? नहीं ना। कोई बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा देयर मस्ट बी अ ग्रोथ। ऐसे कैसे अर्निंग और डिविडेंड बराबर कर दोगे, हमेशा एक बराबर है ना। लेकिन अब वही बात है ना, निकल सकता नहीं, मजबूर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे फॉर्मूला बना। अब बताओ, पहली अप्रोच क्या पड़ी, डिविडेंड प्राइस। क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन प्राइस, है ना, इंटू 100, या जैसे भी समझ लो। दूसरा क्या पढ़ा, क्या फॉर्मूला है, अर्निंग अपॉन प्राइस। अच्छा, पहली अप्रोच में क्या असम्पशन थी, कितने दिन तक, फॉरएवर। दूसरे में क्या असम्पशन है, अर्निंग कांस्टेंट होगी, कब तक, फॉरएवर। समझ आया ना। अच्छा, तो ये दो समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये तीसरा फॉर्मूला, गॉर्डन अप्रोच या गॉर्डन मॉडल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो इधर खूब ध्यान से सुनना। देखो, ये जो फॉर्मूला है गॉर्डन वाला, ये मैं थोड़ा सा प्रूव करके दिखा रहा हूं ये कैसे आया है। ठीक है, अब सुन लो पहले से ही। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्या है, उस डेरिवेशन में 2-4 पॉइंट हैं जिससे वो बार बार सवाल पूछते हैं। समझ आया? वो आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट हो जाएगा। मुझे बताने का सिर्फ एक ही मेरा लॉजिक है। समझ आया? थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन बस ये समझना, हर वो जानते जाओ कैसे हो रहा है। वो डेरिवेशन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे आया। समझ आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन में 2-4 पॉइंट हैं जिससे अभी आगे सवाल आना शुरू होंगे। तो इन डेप्थ उसको आप समझ जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आसानी से समझ जाओगे। क्या शुरू करें अब? ठीक है, अब सुनो। अब जितने फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं बेटा, उसमें बेस्ट फॉर्मूला है ये तीसरा वाला। क्या नाम है इसका? ग्रोथ अप्रोच, या इसी को बोलते हैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसी के बगल में लिखो कहीं, इसी के बगल में लिखो, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, बताऊं? अब कुछ लिखना नहीं है, एकदम ध्यान से मेरी बात बस सुनते जाना है। ठीक है, अब लो इधर देखो, सुनिए। ये हमने लिखा, ये ठीक है। अब देखो बेटा, इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब सुनो, इसमें क्या है, चलो पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे। अब ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ते थे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, होता है? अच्छा, ये दूसरा,
अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n. So principal can be written as amount upon 1+r/100 to the power n. बोलो बेटा, ठीक है. अब एक बात पे ध्यान देना, देखो जब हमने प्रिंसिपल को 1+r/100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई? फ्यूचर वैल्यू. अमाउंट कब मिलता है? भविष्य में. फ्यूचर वैल्यू. और बोलो ठीक है ना. मैं क्या कहना चाहता हूं, ये देखो ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख दूं? P इंटू 1 इंटू दिस, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. और इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे दूसरे वाले को 1/this इंटू ए. लिख सकते हैं? अब 2 मिनट सोचना पूरे ध्यान से. देखो जब हम 1+r/100 की पावर n से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भविष्य आ जाता है, फ्यूचर वैल्यू. और जब डिवाइड करते हैं तो उसका प्रेजेंट आ जाता है. बोलो ठीक है. जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू. डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू. बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के तरीके को बोलते हैं डिस्काउंटिंग. क्या बोलेंगे? और फ्यूचर वैल्यू निकालने को बोलते हैं कंपाउंडिंग. क्या बोलेंगे? समझ में है? तो जब मैं बोलूं कंपाउंडिंग तो समझ जाना 1+i की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब बोले डिस्काउंटिंग तो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. ठीक है. अच्छा एक ये बात रही. अब सुनो, अब ऐसा है, अब ऐसा है बेटा, देखो ये जो फॉर्मूला अब हम करने जा रहे हैं ये क्या कहता है? ये फॉर्मूला एज्यूम करता है सबका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा. ठीक है, तभी समझ में आएगा. और एक बार समझ लोगे, डेरिवेशन भले नहीं आएगा, उससे छोटे छोटे न जाने कितने सवाल बनते हैं, वो सब दिमाग में बैठ जाएंगे. देखो कंपनी क्या कहती है, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है जैसे मान लो मैं किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूं. आप आए, आपने मेरा शेयर खरीदा, तो हमने कहा लाओ पैसे लाओ. तो मान लो आपने इतनी वैल्यू मुझे दी. क्या दिया? इतनी वैल्यू मुझे दी. ठीक है, बदले में मैंने आपको शेयर दे दिया. ठीक है बेटा, आपने इतनी वैल्यू मुझे दी, मैंने बदले में आपको शेयर दे दिया. नाउ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी. आप जानते हो क्या होगा? अब 1 साल बीतेगा, मुझसे क्या उम्मीद करोगे? बोलो 1 साल बीतेगा, क्या उम्मीद करोगे? डिविडेंड. अब बताओ जितने का इक्विटी शेयर खरीदते हो क्या उतना डिविडेंड मिलता है क्या? बोलो बेटा, उतने का नहीं मिलता ना. जितने का इक्विटी शेयर खरीदते हो उतने का डिविडेंड थोड़े ना मिलेगा, कम मिलता है ना जनरली. उससे देने वाले ज्यादा भी देते हैं लेकिन इन जनरल क्या होता है? कम मिलता है. तो अब सुनना, अब क्या होगा? आप आए, आपने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, तो मैंने शेयर दिया, आपने बदले में इतना वैल्यू, इतना पैसा मुझे दे दिया. मान लो ये पैसा है. अब क्या होगा? 1 साल बीतेगा, देखना ये रहा. आप आए, आपने यहां मेरा शेयर खरीदा. अच्छा बताओ, जब मेरा शेयर खरीदोगे आप तो कैसे खरीदोगे? मार्केट प्राइस पे लोगे ना. किस पे? मार्केट प्राइस को बेटा हम P0 से लिखते हैं. समझ में? मार्केट प्राइस को P0 से लिखते हैं. तो इसका मतलब आप मुझे P0 दे दोगे और ले जाओगे मेरा शेयर. अब लेके गए, अब क्या होगा? अब मैं 1 साल बेटा व्यापार करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको यहां पे एक डिविडेंड दूंगा. मैं आपको यहां पे एक डिविडेंड दूंगा, पहला डिविडेंड. तो वो क्या होगा जानते हो? वो होगा वही जो पैसा आपने मुझे एक मुश्त दिया है उसी का एक हिस्सा आपको दे देंगे. ऐसी समझ में आएगा, देखते जाना. ठीक है, एक हिस्सा दे देंगे. ये गया आपके पास, D1 हो गया. फिर क्या होगा? फिर अगले साल हम व्यापार करेंगे, फिर अगले साल आप पैसा मांगोगे, इसी का एक हिस्सा मांग दे दिया आपको, ये D2 हो गया. जो पैसे आपने इकट्ठा दिया वही पैसे मैं कैसे दे रहा हूं? टुकड़ों में. फिर क्या होगा? फिर तीसरे साल ऐसे होगा बेटा, फिर एक हिस्सा आपको और दे दिया, इसी का एक हिस्सा दे दिया. समझ में है? अब हमारा ये मॉडल कहता है जितने पैसे शेयर होल्डर ने कंपनी को दिए हैं, कंपनी उतने ही पैसे देती है शेयर होल्डर को, लेकिन टुकड़ों में. जितने पैसे शेयर होल्डर ने कंपनी को दिए उतने ही पैसे कंपनी देती है शेयर होल्डर को, उससे ज्यादा नहीं देती. कंपनी बहुत समझदार है, बस वही पैसे टुकड़ों में देती है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. देखो बेटा, एक हाउसिंग लोन ले लो, मान लो 50 लाख रुपए का, 20 साल के लिए, है ना.
अब गिनोगे तो लगेगा अच्छा 50 लाख लिए थे, देना पड़ा 1,20,00,000 रुपए। सही बात है, 1,20,00,000 रुपए देना पड़ा, लेकिन ये बताओ 1,20,00,000 दिए कितने दिन में? 20 साल में ना। तो उसकी 20 साल पहले की कीमत निकालो तो क्या पता वो 70 लाख ही हो या 80 लाख हो, तो 20 ही 30 लाख रुपए तो ज्यादा दिए और सहूलियत अलग हो गई। बताओ बेटा, तो ऐसे क्या होगा? डिविडेंड कब मिल रहा है आपको? अगला डिविडेंड मिलेगा 4 साल बाद। तो देखो बेटा, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड ऐसे करके आपको मिलेंगे इनफाइनाइट डिविडेंड, आपको मिलेंगे इनफाइनाइट डिविडेंड। लेकिन ये बताओ, जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, पैसे की कीमत निरंतर कम होती जा रही है कि नहीं है? पैसे की कीमत लगातार कम होती जा रही है। तो ये क्या मान के चलता है? ये फॉर्मूला क्या एज्यूम करके चलता है? जितना पैसा शेयर होल्डर कंपनी को एक मुश्त देता है, वही कंपनी शेयर होल्डर को कैसे देती है? टुकड़ों में देती है, वही टुकड़ों में देती है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मेरी तरफ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सब टुकड़े जोड़ दें, अगर ये सब टुकड़े जोड़ दें तो शेयर का प्राइस आ जाएगा। लेकिन इसमें एक मुसीबत है, ये टुकड़े आगे बढ़ के मिले हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, इनफाइनाइट ईयर पे, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब ये फॉर्मूला ये कहता है, ध्यान से देखना, अब शुरू हो रहा है, ये फॉर्मूला कहता है अगर हम इस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, आज की कीमत निकाल के इनको जोड़ लें, तो ये किसके बराबर होगा? मार्केट प्राइस के बराबर होगा। समझ आ रहा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या अज्यूम करके चलता है? जितनी वैल्यू शेयर होल्डर किसको देता है? किसी कंपनी को देता है, कंपनी वही पैसा टुकड़ों में देती है शेयर होल्डर को, और भी रुक रुक के। तो अगर हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ें तो किसके बराबर आएगा? उसी शेयर के प्राइस के बराबर आएगा। ऐसा ये फॉर्मूला अजम्पशन लेके चलता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बताओ सब बच्चे, देखो इधर, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड या मल्टीप्लाई? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड ना। ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको 1 प्लस, आप नहीं लिखेंगे, आप समझेंगे, 1 प्लस आई की पावर n से बेटा, 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड कर दूं, n नहीं बल्कि ये 1 साल पीछे जाएगा, ये 2 साल, ये 3 साल, ये वाला 4 साल, ऐसे, और ये वाला इनफाइनाइट, ऐसे। बेटा अगर इन सबको हम सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आएगा? ये P0 के बराबर आएगा। ऐसा ये फॉर्मूला एज्यूम करता है। मुझे बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, और सुनो, यहां आई नहीं लिया जाता, यहां पे आई नहीं लेते। आई होता है जहां इंटरेस्ट रेट होता है, यहां के होता है। क्या होता है? जैसे मान लो कंपनी ने 10% डिविडेंड बांटा, तब आपको D1 मिला, तो कंपनी की कॉस्ट तो 10% की आई ना। बोलो, तो यहां आई नहीं लिखते, आई की जगह क्या लिखा जाएगा? के। क्या लिखा जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहां लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 1 प्लस के की पावर 1, 1 प्लस के की पावर 2, 1 प्लस के की पावर में 3, 1 प्लस के की पावर में 4, 1 प्लस के की पावर में इनफाइनाइट। लो, अब मुझे बताओ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या अज्यूम करता है? जितना पैसा शेयर होल्डर किसी कंपनी को देता है, वही पैसे कंपनी शेयर होल्डर को टुकड़ों में देती है। तो अगर लेकिन वो देती भविष्य में है, उन पैसों की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ें तो उसी शेयर के प्राइस के बराबर आएगा। लेकिन वहां इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट की जगह हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि एजीएम में जितने % डिक्लेयर करते हैं उतना ही तो बांटते हैं ना। अच्छा बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां एक अजम्पशन है, जैसे सब में अजम्पशन है बेटा, जो चीज निश्चित ही नहीं है कैसे निकाल लोगे उसको? कुछ तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। अब यहां क्या अजम्पशन है? ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। क्या अजम्पशन है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी अजम्पशन है। यहां से देखो, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ? जैसे सब बच्चे देखो, जैसे मैंने यहां आपको 5 रुपए दिया, तो 10% बढ़ा के यहां 5 रुपए 50 पैसा देंगे, तो 10% बढ़ा के यहां देंगे, फिर 10% बढ़ा के यहां देंगे, 10% बढ़ा के यहां देंगे, पैसा तो बढ़ ही रहा है ना।
समझ आया ना? तो उन सबसे अच्छी है। पहले में क्या था, डिविडेंड को कांस्टेंट मान लिया था, दूसरे में क्या था, अर्निंग को कांस्टेंट मान लिया था, इसमें क्या है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। इन्वॉल्व रहो बेटा तभी समझ में आएगा। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई? ये जो मैंने यहां लिखा, ये जो मैंने यहां लिखा, अब इसमें मैं एक चेंज करने जा रहा हूं। देखो इसमें एक चेंज करने जा रहा हूं। देखिए P0 बराबर ये हो गया D1 अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के की पावर में 2, 1 प्लस के की पावर में 3, ऐसे करते करते D0 D इन्फाइनाइट 1 प्लस के की पावर में इन्फाइनाइट। जरा ये देखो यहां क्या लिखा था, D2 क्या होता है, दूसरे साल का डिविडेंड। अब यहां देखो पहले साल कितना मिला, ये बताओ। यहां देखो बेटा सुनो, जो आसान है वो सबको आता है, जो कठिन है वही मौका है दूसरे से ज्यादा नंबर पाने का। मैं बार बार कहता हूं ना तुम लोग से, उसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, लेकिन खाली एक बार। कोई पहेली थोड़े ना है, लॉजिक है। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो कंसेप्ट आपका हो जाएगा। समझ आया ना? थोड़ा सोचिए और जोर दीजिए दिमाग पे। अब देखो यहां बताओ, मैंने P पैसा बैंक में जमा किया 1 साल के लिए, N ईयर के लिए, तो यहां क्या मिलता था, ए किसके बराबर होता था, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। अभी पढ़ाया था। वैसे यहां देखो कंपनी ने पहले साल डिविडेंड दिया D1, D1। अब कंपनी G के रेट से ग्रो कर गई तो अगले साल डिविडेंड कितना मिलेगा, D2। तो आपको नहीं लगता D2 बराबर होगा D1 इंटू 1 प्लस जी, जो पिछला डिविडेंड दिया उसी में जैसे तरक्की की है मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है ना। होगा कि नहीं? लो इधर देखो, अब ये ऐसे हो गया, P0 बराबर D1 अपॉन 1 प्लस के, इसमें कोई समस्या नहीं है, प्लस। अब ये तो मैंने लिख ही दिया था खैर। लो अब ये देखो इधर, यहां जहां D2 था वहां लिख दूं D1 इंटू 1 प्लस जी, लिख दूं बेटा D1 इंटू 1 प्लस जी। अच्छा अब ये देखो, यहां देखिए ये D1 है, ये D2 है। बताओ D2 कैसे आया, D2 कैसे आया, जब D1 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहां क्या होगा बोलो, D3। ये कैसे आएगा, जब D2 को से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा D2 क्या होता है, D1 इंटू 1 प्लस जी। तो इधर क्या बना, 1 प्लस जी, तो क्या आ गया, ये आ गया D1 और 1 प्लस जी का स्क्वायर, D1 और 1 प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, आखिरी टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है, अभी तक समझाना था इसलिए लिख दिया था। वो जब इनफाइनाइट है तो काउंट करने पे इनफाइनाइट ही आएगा। बोलो पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये बन गई जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बन गई? अब सुनो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इधर देखो मैंने लिखा 1 2 4 8। अब देखो ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये उल्टा देखो, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, रेशियो सेम है तो ये क्या होती है, जीपी। हम इधर से नहीं इधर से देखते हैं, रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये जीपी है, देखो मैं दिखाता हूं, अगर ये जीपी है तो इस, अगर ये जीपी है तो इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो बराबर आएगा तो जीपी है। लो अब देखो, यहां देखो, अब मैं रेशियो निकालने जा रहा हूं, पहले देखो इन दोनों का, तो हुआ D1 इंटू 1 प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के की पावर में 3 डिवाइडेड बाई, ये तो ये वाला हुआ। अब ये D1 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के, तो ये हो गया D1 1 प्लस जी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के की पावर में 3 इंटू 1 प्लस के अपॉन D1 1 प्लस जी, यही होगा। अब इधर देखो 1 प्लस जी से इसकी एक पावर कट गई, इससे बेटा इसका एक कट गया, यहां 2 बचा, D1 से D1 कट गया, न्यूमरेटर में क्या बचा 1 प्लस जी,
डिनोमिनेटर में क्या बना, 1 प्लस के, ये है रेशियो का स्क्वायर, सॉरी, समझ है। एक बार और निकाल के चेक कर लेते हैं जीपी है कि नहीं। अब इन दोनों का, इन दोनों का, तो इन दोनों का मैं इधर निकाल के दिखा देता हूं। ये देखो, d1 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के का स्क्वायर इंटू ये वाला पलट जाएगा 1 प्लस के अपॉन d1। अब निकालोगे तो d1 से d1 गया, इससे ये गया 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के, यही बचा। कहाँ बेटा? अच्छा चलो निकाल ही देते हैं, चलो निकाल ही देते, कोई बात नहीं। और यहां देखो, अब सेकंड और फर्स्ट टर्म का, ठीक है, ये किसका किसका था, सेकंड और, सॉरी थर्ड और सेकंड का। अब अगर हम ऐसे निकालें तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो इन दोनों का निकालो तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास d1, यहां गलत लिखा था ना, ये स्क्वायर था बेटा, इसमें स्क्वायर है ना, तो यहां भी स्क्वायर होता तो उससे ये 2 कटता ना, तो एक ही बचेगा, ठीक है ना। अब बराबर है, तो अब उसको नहीं निकालना है, छोड़ो। तो आर पता चल गया। अब बताओ ये इनफाइनाइट टर्म है, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है ना। बस अब खत्म ही हो गया। देखो तो ये देखो P0 बराबर ऐसे आ गया ए, बताओ जरा इसका फर्स्ट टर्म क्या है, D1 अपॉन 1 प्लस के, तो यहां लिख दिया D1 अपॉन 1 प्लस के, ये तो ए हो गया, अपॉन 1 माइनस आर लिखना है बेटा, आर लिखना है। आर निकाला तो है अभी 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के, अरे ये जो निकाला है ये आर ही तो था, तो यहां रख दिया, ये देखो 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के, ऐसे। अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 को लिख दें 1 बाई 1, अब ये देखो 1 को लिख दिया 1 बाई 1, ये हो गया d1 अपॉन 1 प्लस के, और इसका डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस के, 1 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस के और माइनस 1 प्लस जी, यही आएगा। लो अब एक स्टेप और, अगर समझ रहे हो तो निपटा दे इसको, कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बच गया, देखो d1 अपॉन 1 प्लस के माइनस 1 माइनस जी, 1 से 1 गया, अब अपने पास बच गया P0 बराबर d1 अपॉन के माइनस जी, ठीक है। क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या निकाल रहे हो, तो यहां से अगर के ही निकालना हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो P0 इंटू के माइनस जी बराबर d1, तो के माइनस जी बराबर d1 अपॉन P0, तो के बराबर d1 अपॉन P0 प्लस जी, यही लिखा है मामला। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के पीछे देखो 2 चीजें आप सीखे। पहला, इस फॉर्मूले में 2-3 चीजें आप सीख गए। पहला बेटा, पहला आप ये सीखे कि जितने पैसे शेयर होल्डर किसी कंपनी को देता है, इस अप्रोच की ये अजम्पशन है कंपनी वही पैसे टुकड़ों में शेयर होल्डर को देती है। तो अगर हम उस इनफाइनाइट स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दें तो ये मार्केट प्राइस के बराबर आएगा। इस पे भी सवाल है। एक ये चीज सीखा। दूसरा, दूसरा आपने ये सीखा कि अगर हम पिछले डिविडेंड को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, अगला डिविडेंड, ठीक है ना। तो खाली ग्रोथ रेट है जो मतलब, और इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपने ये पढ़ा के बराबर d1 अपॉन P0 प्लस जी। और अगर याद हो तो उसमें फाउंडेशन में तुम लोग पढ़ते हुए एक परपेचुटी,
उसमें एक पढ़ा था ग्रोइंग परपेचुटी, उसमें खाली यही फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया था तुम लोग के स्टडी मैट में, यही दे के खत्म कर दिया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, उसमें बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। मैथ्स वाला मॉड्यूल देखना घर जाके, समझ आया ना। तो यही फॉर्मूला देखे, ये है ग्रोइंग परपेचुटी ना। परपेचुटी मतलब इनफाइनाइट ईयर्स तक चले, ग्रोइंग मतलब लगातार ग्रो हो, तो इसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, ग्रोथ कभी रुकेगी ही नहीं। तो ऐसे आता है ये। तो अब क्या इसका फॉर्मूला, ये क्यों बेस्ट है? पहला, एक तो ग्रोथ है, दूसरा ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, यही एक डीमेरिट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट थोड़े ना हो सकती है, लेकिन पांचों में ये सबसे अच्छा है। बोलो समझ में आई बात बेटा? तो भविष्य में जितने डिविडेंड हम देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होगी? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के बराबर होगी। इसको बस ऐसे लिख लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, लिखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फटाफट। या इसको ग्रुप पे शेयर कर दे। अच्छा लिख, ग्रुप पे शेयर कर दे। लिखो, अच्छा लिख लो, लिखो फटाफट, चलो लिखो जल्दी करो।
ठीक है, हो गया। अब उसी के नीचे लिखिएगा हो गया बेटा। अब उसी के नीचे लिखो, लिखिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल assumes that when a share is purchased, the investor will receive dividend year after year. The present value of all future dividend for infinite period will be equal to current fair price of share. For this purpose, KE is used as discount rate. एक एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 कंपनीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। लास्ट डिविडेंड पेड D0 है 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। एनुअल ग्रोथ रेट जी है 4%, 8%, 6%, 5%। केई है 12%, 14%, 10%, 13%। फाइंड करंट मार्केट प्राइस।
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में ए बी सी डी, के ई का फॉर्मूला होता है, P0 का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन के ई माइनस जी, D1 अपॉन के ई माइनस जी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसके लिए निकालते हैं बेटा। देखो के ई हम लोग को दिया है पहले में 12% और दूसरे में दे रखा है 14%, तीसरे में दिया है 10%, चौथे में दिया है 13%। ग्रोथ रेट इनका 4% है, 8% और 6%, 5%। D1, अब D1 निकालेंगे कैसे? देखो यहां देखिएगा बेटा, D1 होता है D1 होता है D0 इंटू 1 प्लस जी। तो D0 सबका दिया है, लास्ट डिविडेंड क्या होता है? D0। तो लास्ट डिविडेंड इनका है 5 रुपए, उसको 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करो। इनका 3 रुपए है, 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करिए। इनका 2 रुपए है, 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करिए। और इनका 4 रुपए है, 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 5.20, 3.24, 2.12 और 4.20। और इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे 5.20, 3.24, 2.12, 4.20, तो यहाँ से मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्राइस। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया? तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। अच्छा देखो, जनरली क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लास्ट डिविडेंड दिया होता है। कौन सा? फिर उससे हम नेक्स्ट निकालते हैं, क्योंकि डिविडेंड का सिस्टम क्या होता है? कंपनी पहले 1 साल पैसा कमाएगी, फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, फिर यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, तब एजीएम होगी, एजीएम में अनाउंस होगा, तब बटेगा ना। तो जो इस साल मिलेगा वो पिछला होगा। तो जब तक क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा होगा नेक्स्ट डिविडेंड, तब तक हम लोग एज्यूम करके चलेंगे वो कैसा होगा? लास्ट डिविडेंड होगा। नेक्स्ट की जानकारी ही नहीं होगी। लास्ट से नेक्स्ट को निकालेंगे, लास्ट से नेक्स्ट को हम लोग निकालेंगे। और
ये भी देख लो, फिर क्लास ओवर करें। ये देखो इधर, इसमें क्या था, D1, देखो ये D1, P0, P0, G, इतना समझ में आ रहा होगा। अब बेटा ये नया शेयर है, नया शेयर इशू करोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी, अंडर राइटर का कमीशन में भी मतलब प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने का खर्चा, कोई और खर्चे हुए, तो F का मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब पुराना शेयर है तो देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इशू करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी ना। और जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है तो क्या करते हो, D0 में से माइनस, सॉरी इसमें से माइनस कर देते हो ना, P0 में से, प्राइस में से, क्योंकि वो तो हमें मिलता नहीं, जो हमें मिलेगा उतना ही तो यूज कर पाएंगे ना। तो यही दोनों में फर्क है, समझ में आया। चलो बाजी, यही तो करते हैं।